Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 22nd of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 22 नवंबर 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो पीआईबी हो, डाउन टू अर्थ हो, लाइवमेंट हो, इन सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे हम सभी लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते हैं। यानी कि पूरे लेक्चर को अगर आप लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनते हो तो लास्ट में आपको एक टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना। आपका जो भी स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। इससे आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और एक हैबिट भी डेवलप होगी डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की। यानी अगर आप एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली बैठोगे तो आपको कुछ नया नया नहीं लगेगा, क्योंकि आप डेली बेसिस पे इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है। बाकी अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट इंस्टाग्राम पर भी जाइए, वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस इम्पॉर्टेंट से डिस्कशन को। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो हर एक चीज़ को बिल्कुल कह सकते हो कंपाइल करके रोज़ाना हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और शॉर्ट वे में, बिल्कुल कंसाइज वे में हर एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर कोकोनट को लेकर एक जो पर्टिकुलर बोर्ड है वो बहुत समय बाद न्यूज़ में आया है। ऐसे टॉपिक्स बहुत कम चर्चा में रहते हैं, तो आज ये बहुत टाइम बाद न्यूज़ में आया है, जिस वजह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो इसके बारे में ज़रूर से पढ़ना है। पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार न्यूज़ क्या है, खबर क्या है। न्यूज़ ये है कि जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, इन्होंने अभी हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ द कोट्री करके एक कॉल सेंटर की फैसिलिटी को लॉन्च किया है। ये फैसिलिटी कहाँ पर लॉन्च की गई है? स्पेशली केरला के अंदर में। ठीक है। और ये कॉल सेंटर क्या करेगा? ये हमारे कोकोनट जो फार्मर्स हैं उनकी मदद करेगा। अगर किसी को यहाँ पर ये कोकोनट, ये नारियल की खेती करनी है ना, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वो सारी जानकारी या वो सारी हेल्प इस कॉल सेंटर के माध्यम से मिल जाएगी, ताकि फार्मर्स की थोड़ी सी ज़्यादा मदद मिल सके। तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इसी ने इस प्रकार की फैसिलिटी को लॉन्च किया है। समझ गए? तो ये क्या है बोर्ड? डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक प्रकार की स्टैचुअरी बॉडी है जिसको भारत सरकार ने बनाया है। इसको बनाया गया था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन के तौर पर। यानी कि हम अपने पूरे देश भर में जो कोकोनट स्पेशली नारियल है, इसके प्रोडक्शन के ऊपर एक मेन फोकस रखें, इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें और जगह जगह पर इसका उत्पादन किया जा सके। तो इसलिए ये पर्टिकुलर बोर्ड बनाया गया। ये बोर्ड एग्जैक्टली कब बनकर आता है? तो ये बोर्ड काम करना शुरू करता है 12 जनवरी 1981 से, और तब से यहाँ पर इसका एग्जिस्टेंस हमको नजर आता है। ये बोर्ड कौन से मंत्रालय के अंदर में काम करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहो तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख भी सकते हो, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इस पर्टिकुलर मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत ये बोर्ड अपने सारे के सारे काम करता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है कोची के अंदर, यानी केरला में, क्योंकि कोची केरला के अंदर है। बाकी दोस्तों इसके कुछ रीजनल ऑफिस भी हैं, जैसे कई बार टी बोर्ड को लेकर, टोबैको बोर्ड को लेकर, कॉफ़ी बोर्ड को लेकर हेडक्वार्टर्स पूछे गए हैं, रीजनल ऑफिस पूछे गए हैं। तो ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कोची में। लेकिन इसके कुछ रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं? कर्नाटका के अंदर बैंगलोर में, उसके बाद तमिलनाडु के चेन्नई में, असम के गुवाहाटी में और बिहार के पटना में। बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों इस बोर्ड के मेन फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला मेन फंक्शन, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे, कि भाई यहाँ पर इस तरीके को अपनाना जिससे हम अपने कोकोनट इंडस्ट्री को पूरी तरह से डेवलप कर सकें, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस वगैरह देना उस व्यक्ति को जो कि कोकोनट की खेती कर रहा है, या कोकोनट इंडस्ट्री को बढ़िया एडवाइस देना, या फिर कोकोनट इंडस्ट्री को फाइनेंशियल और दूसरे प्रकार के सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। यानी कि पैसों का सपोर्ट करना जिससे कोकोनट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जा सके अपने कंट्री के अंदर।
ठीक है, इतना ही नहीं, नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ आज के समय पर इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर लोगों को सिखाना, तो ये काम भी इस पर्टिकुलर बोर्ड का है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, है ना, या कोकोनट की मार्केटिंग कर देना उनके लिए, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको रेगुलेट करना, प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फिक्स करके चलना, ये सारे काम कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के होते हैं। क्लियर हो गया? तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके साथ में शेयर कर दी गई है। अगर इस टॉपिक से कोई सवाल बना एग्जाम में तो यहीं से बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा हेलो नारियल के बारे में जान लेते हैं। एक प्रकार की कॉल सेंटर की फैसिलिटी जो कि केरला में लॉन्च की है, और लॉन्च करने वाली कौन सा बोर्ड है? वही कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके बारे में भी हमने सारी जानकारी ली है। तो दोस्तों ये जो कॉल सेंटर फैसिलिटी है, यहाँ पर जैसे मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जितने भी हमारे कोकोनट ग्रोइंग स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, इन सभी स्टेट्स के अंदर में दोस्तों जो कोकोनट ग्रोवर्स हैं, जो यहाँ पर कोकोनट की खेती कर रहे हैं, उनको बेनिफिट्स करना, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट करना, है ना, उनकी हर चीज़ में यहाँ पे मदद करना, किस तरीके से वो इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना, ये सारा काम यहाँ पे दोस्तों ये पर्टिकुलर कॉल सेंटर के फैसिलिटी के माध्यम से किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करने वाले हम लोग आर्गो लैंड के बारे में। ऐसे कई सारे जो लैंड्स हैं वो यहाँ पर चर्चा में रहे हैं। अब यहाँ पर एक आर्गो लैंड चर्चा में, ये क्यों है चर्चा में, ज़रा खबर देख लेते हैं। तो जो हमारे जियोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने हाल ही में इस प्रकार के एक आर्गो लैंड को डिस्कवर कर लिया है। ये एक ज़मीन का टुकड़ा है जो कि आज से 155 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये डिस्कवर किया गया है, जिस वजह से चर्चा में है। तो फॉर एग्जांपल ये ऊपर आप देख पाओगे इंडिया है ना, साउथ चाइना, ये सारी कंट्रीज़ हैं। नीचे ऑस्ट्रेलिया आपको नज़र आएगा, मतलब इंडिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहोगे इंडिया यहाँ कैसे? तो दोस्तों हम पहले की बात कर रहे हैं, है ना, 150 मिलियन साल पहले, 140 मिलियन साल पहले, 215 मिलियन साल पहले के फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, तो मैं आपको मतलब ये तो अभी खैर आप लेटेस्ट देख पाओगे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ये बहुत पुराने पुराने फ़ोटोज़ हैं। तो लगभग 215 मिलियन साल पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा लैंड था, आर्गो लैंड, ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में ऑस्ट्रेलिया का जो ये आर्गो लैंड है जो इससे लगा हुआ था वो यहाँ पर टूटकर अलग हो गया और बीच में खो गया था। कहाँ गया नहीं पता, एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट था दोस्तों ये। बट इस महाद्वीप को वापस से खोज लिया गया है, जिसकी वजह से न्यूज़ में आ चुका है। समझ गए? दूसरी बात यहाँ पे बोली जाती है कि जो ये आर्गो लैंड है ये जब अलग हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, या कह सकते हो कि अगर हम लोग पूरी की पूरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देखें तो ये उस समय पर गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। आप कहोगे ये क्या मैटर है? चलो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के ऊपर लेकर चलता हूँ। इतिहास जानते हैं। पृथ्वी पर आज के समय पर आपको बड़े बड़े महाद्वीप देखने को मिलते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, इस तरीके के कई सारे कॉन्टिनेंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज से 250 मिलियन साल पहले अगर दोस्तों आप पृथ्वी की ज़मीन को देखोगे तो वो सारी की सारी ज़मीन एक साथ में जुड़ी हुई थी। सब ज़मीन एक साथ में जुड़ी हुई थी, जिसको हम पेंजिया के नाम से बोलते थे। फिर समय बढ़ता रहा, ये जो कॉन्टिनेंटल, ये आपको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, मतलब कि ये जितने भी ज़मीन है ये सब धीरे धीरे टूटने लगी। अब ये टूट टूट कर यहाँ पर दोस्तों ये सारे कॉन्टिनेंट्स अलग होने लगे। फिर उसके बाद में 50 मिलियन साल बाद, यानी कि ये जो पीरियड था 250 मिलियन साल पहले के बाद, उसका थोड़े समय बाद क्या होता है, ये पूरी की पूरी जो ज़मीन थी, पूरी एक ज़मीन थी, ये दो हिस्सों में टूट जाती है। ठीक है, दो हिस्सों में टूटने के बाद में ऊपर बन जाता है लॉरेशिया, अलग हो जाता है, और नीचे गोंडवाना लैंड अलग हो जाता है। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड से यहाँ पर इंडिया भी बनता है और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया भी बनता है। पूरा अफ्रीका भी गोंडवाना लैंड से बनता है, साउथ अमेरिका भी गोंडवाना लैंड से बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो अलग अलग टूट गए। तो उसके बाद यहाँ पर आज के समय पर सिनेरियो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, एक समय पर ये पूरा पेंजिया था, लेकिन अब पेंजिया अलग हो गया। पहले तो ये इस तरीके से टूटा, लॉरेशिया बन गया ऊपर और नीचे गोंडवाना लैंड, और फिर उसके बाद में ये बाकी और धीरे धीरे करके टूटता हुआ चला गया। तो नॉर्थ अमेरिका टूटकर अलग पहुंच गया, यूरेशिया अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया। ठीक है, नीचे हो गया तो उधर एशिया अलग हो गया, इधर साउथ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका अलग हो गया। इस तरीके से यहाँ पर 200 सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो टूटकर अलग अलग जगह पर सेट हो गए। ऐसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी सेट हो जाता है। तो उसी समय की बात है, लेकिन 150 मिलियन साल पहले की। तो गोंडवाना लैंड से यहाँ पर एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा और टूटकर अलग हो गया था, जिसका नाम था आर्गो लैंड। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पास में था, बट ये खो चुका था। बट अभी यहाँ पर ये मिल चुका है वापस से, जिस वजह से न्यूज़ में। आई होप आपको यहाँ पर ये बेसिक चीज़ मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाई है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे नया नहीं है पढ़ने के लिए, है ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाई है। मैं आपको अक्सर पढ़ाता भी रहता हूँ।
ये आप देख पाओगे यहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा, ठीक है। यहीं पर वो कहीं छोटा सा आर्गोलैंड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि डिस्कवर किया गया है। बात क्लियर हो गई? तो ये बात समझ में आ गई ना, इतनी क्लियर है? आगे आता है। अब दोस्तों ये जो आर्गोलैंड था, ये छोटा सा जो ज़मीन का टुकड़ा था, ये ना और भी छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों में टूटता हुआ चला गया, छोटे छोटे आइलैंड्स बनते हुए चले गए। और आज के समय पे दोस्तों आप देखोगे तो कई सारी जो साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स हैं, यानी कि ये वाले कंट्रीज़ की बात करें, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, कई सारे जो देश हैं वो यहाँ पर इसी आर्गोलैंड के कुछ ना कुछ ज़मीन के टुकड़ों से बने पड़े हैं। इस तरीके से यहाँ पे आर्गोलैंड छितरा चुका था, बिखर चुका था। ये बात बताई गई। अब बात है थोड़ा सा गोंडवाना के बारे में बात कर लेते हैं। क्या था ये गोंडवाना? तो गोंडवाना बेसिकली एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, क्योंकि जैसे मैंने बोला पहले पूरा पेंजिया था, पेंजिया दो भागों में टूटा तो बन गया ऊपर लॉरेशिया और नीचे बन गया यहाँ पर गोंडवाना, ठीक है। तो गोंडवाना एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, लगभग आज से 550 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कह सकते हो कि ये अंदाज़ा नंबर है, 550 मिलियन से लेकर 180 मिलियन ईयर्स एगो पहले की हम बात कर रहे हैं। फिर ये कॉन्टिनेंट टूटा और इसी गोंडवाना से अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अरेबियन पेंसुला बनता है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है बढ़िया से ना। आगे बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है 2000 लाइक्स का, 2000 लाइक्स तो आप पहुंचा देते हो, प्लीज़ आप लोग इतना पहुंचा दिया करो। आप लोग के लिए चीज़ें फ्री हैं यार, स्पेशली लाइक के बटन पर प्रेस करके कुछ नहीं चाह रहा है, आप प्रेस करके आपके लिए फ्री है, लेकिन वो हम लोगों के लिए, मुझे, हमारी पूरे जितने भी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उन सबको सपोर्ट मिलता है बहुत ज़्यादा। चलो बात करते हैं सिकल सेल डिजीज़ के बारे में। तो क्या है सिकल सेल डिजीज़? तो अभी क्या हुआ, न्यूज़ क्या है पहले ये जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम ड्रग रेगुलेटर, इन्होंने हाल ही में दुनिया की पहली जीन थेरेपी ट्रीटमेंट को अप्रूवल दे दिया है। ये जो ट्रीटमेंट है ये किसके लिए है? सिकल सेल डिजीज़ के लिए। सिकल सेल डिजीज़ और साथ ही साथ में इसके साथ एक और बीमारी की चर्चा की गई है, वो है थैलेसीमिया। तो ये दोनों बीमारियां न्यूज़ में हैं, तो जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आपने इनके बारे में बेसिक चीज़ें ज़रूर से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले बात करेंगे सिकल सेल डिजीज़ के बारे में। तो सिकल सेल डिजीज़ एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, सीधा खून में ही कमी होती है दोस्तों, माता से, पिता से। ये जो बीमारी है वो जीन के माध्यम से बॉडी में आ जाती है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन की बात करते हैं। तो हेमोग्लोबिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है हमारे किसमें? आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल में, सबको पता है। अब दोस्तों जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये आप देख पा रहे हो गोल गोल, ये गोल गोल क्या है? ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं। ये रेड ब्लड सेल्स आपके पूरे बॉडी में फ्लो कर रहे हैं और आपके बॉडी में जो सभी जगह पर ऑक्सीजन पहुंच रही है वो यही वाले ब्लड फ्लो से पहुंच रही है ना। जो आरबीसीज हैं ये क्या करते हैं? आपके पूरे बॉडी में हर एक टिश्यू में जाकर ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, और अगर ये खून बहना रुक जाए तो बॉडी में ऑक्सीजन ट्रैवल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वहीं पर बॉडी डेड होने लगेगी। तो आरबीसीज इतने इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सिकल सेल डिजीज़ में, इस बीमारी में दोस्तों पता है क्या होता है? इस बीमारी में जो हेमोग्लोबिन होता है हमारा, हेमोग्लोबिन जो कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आरबीसी में प्रेजेंट होता है, वो हेमोग्लोबिन चेंज होने लगता है। और उस चेंज होने की वजह से जो आरबीसी का शेप है ये गोल से ना एक सिकल की तरह हो जाता है। सिकल मतलब इस तरीके से, जैसे एक चांद होता है या फिर एक ऐसे हसिया होता है ना, जिससे बोलते हैं एक, जिससे खेती वगैरह में यूज़ किया जाता है, हसिया का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके का शेप बन जाता है इसका। तो सिकल सेल डिजीज में क्या प्रॉब्लम होती है? हमारे आरबीसी का शेप बिगड़ जाता है, गोल से या सीधा इस तरीके का शेप हो जाएगा, और इस तरीके के शेप होने की वजह से ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा। तो सिकल सेल डिजीज डायरेक्टली कहाँ पे अफेक्ट करेगी कि हमारे बॉडी में अगर ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाएगा, आरबीसीज फ्लो नहीं हो पाएंगे, तो इससे जो ऑक्सीजन है वो हमारे सभी बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों यह है यहाँ पर सिकल सेल डिजीज। सवाल यहाँ पर यह है कि ब्लड फ्लो के ऊपर अफेक्ट पड़ता कैसे है? सिंपल सी जवाब है भाई, आरबीसी गोल होती है, बट जिसको सिकल सेल डिजीज हो जाए उसके आरबीसी गोल से उसका साइज बदल जाएगा, सिकल से बदल जाएगा, है ना, डिस्क शेप में हो जाएगा। और ये कैसे होता है भाई? जीन के अंदर बदलाव होने की वजह से, जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से। और फिर वो जो आरबीसीज हैं वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, वो ब्लॉक होंगे रास्ते रास्ते में, चल नहीं पाएंगे सही से, क्योंकि उनका शेप चेंज हो गया। तो क्या होगा? इससे यहाँ पे ब्लड फ्लो में रुकावटें आएंगी। क्लियर? नाउ सवाल यह है कि सिकल सेल डिजीज होता कैसे है? तो दोस्तों इसके पीछे का जो मेन कारण है वह है डिफेक्टिव जीन होना। जैसे हमारे जीन है ना, आरएनए, डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो जीन है इनके अंदर में डिफेक्ट होना, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको हम सिकल सेल जीन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन मान लो यहाँ पर जन्म लेता है और बोला यह जा रहा है कि मान लो उसको सिकल सेल बीमारी हो चुकी है। उसको सिकल सेल बीमारी कब होगी? जब
उसके अंदर जो जीन आए हैं यहाँ पे मदर या फादर से आया हो, ठीक है, मदर या फादर से वो बीमारी सीधा यहाँ पर उस बच्चे के अंदर में ट्रैवल हो गई हो। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं। इस वजह से इसको इनहेरिटेड बोलते हैं, फैमिली में चली आ रही है। समझ गए। फिर बात आती है सिम्टम्स की, इसके लक्षण क्या है। दोस्तों अर्ली स्टेज में इसके लक्षण क्या दिखते हैं, बहुत ज़्यादा थकान होना, एनीमिया होना, हाथ वगैरह सूजने लगता है क्योंकि प्रॉपर बॉडी में ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं कर रहा है, शरीर पीला पड़ने लगता है, जॉन्डिस होने लगता है। फिर उसके बाद में दूसरा, जब ये हमारे सिम्टम्स है ये अर्ली स्टेजेस के हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये लक्षण और बदतर होने लगते हैं। इससे पूरे बॉडी में दर्द होने लगेगा, एनीमिया होगा, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, इन्फेक्शंस यहाँ पे होने लगेंगे। तो इसके सिम्टम्स हैं। बाकी इसके ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे, इसका उपाय क्या है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा देना, सीधा जो स्टेम सेल है उसको यहाँ पर चेंज करवा देना। ये ट्रांसप्लांटेशन से सिकल सेल ठीक हो सकता है। यानी कि इसका ऐसा नहीं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उपाय है, ट्रीटमेंट है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं बट वो कॉम्प्लिकेटेड हैं और कहीं ना कहीं उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। या जीन थेरेपी, सीधा यहाँ पर जो हमारे जीन हैं उसकी थेरेपी यहाँ पर करवाई जा सकती है, जिससे यहाँ पर एक पर्सन जो है सिकल सेल डिजीज़ से बच सकता है। तो ये तो बात हो गई सिकल सेल डिजीज़ की। सेकंड है थैलेसीमिया, जिसकी बात कर रहे थे भाई, इसको लेकर भी यहाँ पर एक नया जो ड्रग है उसको अप्रूवल मिला है। तो थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया भी दोस्तों यहाँ पर फैमिली में ऐसे ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनसे बच्चों में यहाँ पर ही चली जाती है बीमारी। ये भी एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है। ये कब होता है, जब हमारी बॉडी प्रॉपर मात्रा में हेमोग्लोबिन ना बनाए, हमारी बॉडी प्रॉपर मात्रा में हेमोग्लोबिन ही ना बनाए, खून ही नहीं बनाए। तो अगर हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो आरबीसी सही से काम नहीं करेगा, और आरबीसी सही से काम नहीं करेगा तो बॉडी में ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा हमारे सभी सेल्स तक, हमारे सभी कोशिकाओं तक, जिसकी वजह से एक इंसान बहुत ज़्यादा थकान उसको महसूस होगी, कमज़ोर महसूस करेगा, उसकी जो सांस है वो बहुत तेज यहाँ पे ले लगेगा, बहुत थकान सी लग रही है। इस कंडीशन को एनीमिया भी बोलते हैं। पता है ना एनीमिया, जब यहाँ पे खून की कमी हो जाती है। तो एनीमिया का यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन, उसको आप कह सकते हो थैलेसीमिया। एनीमिया जब बहुत ही ज़्यादा बदतर हो जाता है दोस्तों, तो वो तब थैलेसीमिया कहलाता है। और इस थैलेसीमिया में हमारे बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं और इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। हालांकि अच्छी बात है कि ये थैलेसीमिया एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। कैसे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से, खून चेंज करके। समझ गए। यहाँ पर एक सिलेक्शन थेरेपी आती है, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से थोड़ा बहुत इसको ठीक किया जा सकता है। तो थैलेसीमिया की बात हो गई ना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जो कि हमारे थंबनेल पर भी मेंशन्ड है, यहाँ पे बात करें हम लोग वॉस्प 107B के बारे में। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आपसे एग्जामिनेशन के अंदर में पूछे गए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि नासा ने लॉन्च किया था थोड़े समय पहले ही, वो टेलीस्कोप अभी अंतरिक्ष में तैर रहा है। और हमारे जो पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, हमारा पूरा जो कह सकते हो सौर मंडल है, ठीक है, वहाँ पे कई सारी जो अलग अलग रिसर्चेस हैं, फोटोज़ वगैरह है, वो सब यहाँ पर डिस्कवर कर करके हमको भेजता रहता है। तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में एक नया एक्सोप्लैनेट डिस्कवर कर लिया है। एक नया ग्रह, एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। एक तो हमारा प्रॉपर सौर मंडल हो गया भाई, सूर्य है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सूर्य, ठीक है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरीके से आपके सारे के सारे यहाँ पर प्लैनेट्स हो गए। तो पूरा सौर मंडल हो गया। इस सौर मंडल से बाहर भी बहुत बड़ा ब्रह्मांड, बहुत बड़ा है। तो सौर मंडल से बाहर अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। तो एक नया एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया गया है जिसको नाम दिया गया है वॉस्प 107B। और यह प्लैनेट जुपिटर जितने साइज का है। जो हमारा जुपिटर ग्रह है उसका साइज जितना, आपको पता है जुपिटर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट है, तो उतना ही बड़ा यहाँ पे वॉस्प 107 है। समझ गए। तो एक नया डिस्कवर एक्सोप्लैनेट जो कि बहुत दूर पर लोकेटेड है। कहाँ पर? 200 लाइट ईयर्स दूरी पर। इसका जो मास है, इसका जो वेट है दोस्तों, ये जो प्लैनेट है जैसे मैंने बोला एक ह्यूज है। जुपिटर भी बहुत बड़ा है, तो जुपिटर की तरह है, साइज में बड़ा है। तो यानी कि कह सकते हो कि पृथ्वी से लगभग, मतलब अगर 30.5 या फिर कह सकते हो 30 पृथ्वी के बराबर जितना मास आपको इस प्लैनेट का देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो अपने सितारे के चक्कर लगाता है ना, 6 दिन में यहाँ पे उस पूरे सितारे को ये ऑर्बिट कर सकता है। ठीक है, भले ही सूर्य से यहाँ पर इसका जो वजन वगैरह है वो थोड़ा सा कम है ना, ये ऑब्वियस सी बात है, सूर्य यहाँ पर आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, उसकी तुलना हम ऐसे नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें बात कर रहे हैं। तो वॉस्प 107B क्या है, इतना क्लियर हुआ। पृथ्वी से यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा वेट है इसका, ये आपको समझ में आया। जुपिटर की तरह, स्पेशली यहाँ पे नेपच्यून की तरह भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जुपिटर, नेपच्यून ये सब की तरह क्यों है? क्योंकि ये भी एक गैस जायंट है।
गैस जायंट का मतलब क्या है? क्या ये जुपिटर और नेपच्यून गैस जायंट्स हैं? हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए हमारे सोलर सिस्टम में गैस जायंट्स के बारे में। मैं आपको बताता हूँ। गैस जायंट्स हमारे सारे बड़े वाले प्लैनेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादातर मात्रा में गैसेस ही हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पूरे सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में 4 गैस जायंट्स हैं। कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये याद रखना, लास्ट वाले 4। ये लास्ट वाले 4 को गैस जायंट्स बोलते हैं, जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट के पीछे है। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होती है? ये हो गई एस्टेरॉयड बेल्ट। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। इसमें छोटे छोटे हमारे चट्टान हैं, रॉकी पार्टिकल्स हैं, कंकड़ के टुकड़े हैं। ठीक है। इसके पीछे अगर आप जाओगे तो ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे 4 गैस जायंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गैसेस प्रेजेंट्स हैं। इनके पास में बहुत सारे चंद्रमा हैं। इन प्लैनेट्स के पास आपको पता है ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी डस्ट है, छोटे छोटे और पार्टिकल्स हैं। ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कुछ उन्हीं की तरह ये वॉस्प 107b है। ये भी प्लैनेट है। ठीक है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी हल्का देखने को मिलेगा। ये जो एक्सो प्लैनेट है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म। इतना गर्म कि मतलब इसका जो पूरा आउटर एटमॉस्फेयर है दोस्तों, वहाँ पे 900 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का टेम्परेचर है। बताया जाता है कि इस प्लैनेट पर जो रेत होती है ना, सैंड होती है, उस रेत की बारिश होती है। वॉस्प 107b, यहाँ पे अगर आप देखो जैसे पृथ्वी पर पानी की बारिश हो रही है, तो यहाँ पे पानी की बारिश नहीं होती, वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होती। इस प्लैनेट में सैंड रेन होता है, जो हमारी रेत होती है बेसिकली, उसकी बारिश होती है। ये यहाँ पर बोला गया। ठीक है। स्पेशली यहाँ पर जो सिलिकेट वेपर्स होते हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। क्या होता है, इसका जो एटमॉस्फेयर है, उसी एटमॉस्फेयर से दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऊपर उठती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत हल्का है। ऊपर उठने के बाद में दोस्तों वही चीज़ यहाँ पे बरसती है। तो जैसे अर्थ के अंदर वाटर साइकिल होता है ना भाई, पानी नीचे से यहाँ पर इवेपोरेट हुआ, ऊपर गया, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन, बारिश हो गई। उस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा मामला किस चीज़ को लेकर है? सैंड को लेकर है। ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, सिलिकेट क्लाउड्स बनते हैं। और साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे वाटर वेपर भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है इसके एटमॉस्फेयर में, ये चीज़ें भी प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो वो जो सिलिकेट वेपर हैं वो यहाँ पर उठते हैं धीरे धीरे ऊपर, और वो सैंड के फॉर्म में बनकर यहाँ पे बरसते हैं। समझ गए? तो इस प्लैनेट पर रेत की बारिश होती है। यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में एवनगार्ड के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेपन, मतलब इससे ज़्यादा किसी चीज़ की स्पीड होगी बहुत मुश्किल है, इतनी ज़्यादा गति होती है इसके अंदर में। तो रशिया की जो रॉकेट फोर्स है, इन्होंने यहाँ पर एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लोड कर लिया है, जिसका नाम है एवनगार्ड। ये दोस्तों एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यह हाल ही में चर्चा में आया है, जिस वजह से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। पूछ लिया जाएगा भाई एवनगार्ड हाल ही में न्यूज़ में था, क्या है बताओ एवनगार्ड। तो एवनगार्ड एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल है। हाइपरसोनिक व्हीकल है, इतना ध्यान रखना, प्लस न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेबिलिटी है। ये एवनगार्ड मिसाइल किसने बनाया है? मिसाइल कह लो, वेपन कह लो, इसको बनाया है रशियन फेडरेशन ने, यानी रशिया की तरफ से तैयार किया गया है। यह रशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। व्लादिमीर पुतिन ने ऑलरेडी यहाँ पे 2018 में जो मार्च में स्पीच दी थी, उस दौरान इसका जिक्र कर दिया था हाइपरसोनिक मिसाइल का। अच्छा, आप लोगों ने मिसाइल्स के बारे में सुना होगा। एक होती है सबसोनिक मिसाइल, एक होती है सुपरसोनिक, और एक होती है हाइपरसोनिक। इन तीनों में सबसे खतरनाक है हाइपरसोनिक। क्यों? ड्यू टू देयर स्पीड। इसकी जो गति है वो बहुत तेज़ है। सुपरसोनिक जैसे सबसोनिक है, इसकी स्पीड यहाँ पे ध्वनि से थोड़ी कम होती है। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना, साउंड की स्पीड जितनी देर में आप बोलते हो दूसरे को सुनाई दे रहा है, ये स्पीड कितनी तेज है? तो दोस्तों यहाँ पर जो साउंड की स्पीड है उससे कम होती है सबसोनिक, और सुपरसोनिक यहाँ पे साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, माक 1 से लेकर माक 5 के बीच में। और जो यहाँ पर हाइपरसोनिक होती है, इनको फ्यूचर मिसाइल्स भी बोलते हैं। ये माक 5 से लेकर और उससे ऊपर, यानी कि जो ध्वनि होती है, जो साउंड है, साउंड से 5 गुना ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा इसकी स्पीड हो सकती है। आप इमेजिन करो, यह है हाइपरसोनिक। और हाइपरसोनिक आने वाले में फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी से ग्रो होने वाला है। तो दोस्तों जो एवनगार्ड रशिया ने बनाया है, इसकी रेंज है 6000 किलोमीटर की। 2000 किलोग्राम का वजन ये कैरी कर सकता है, न्यूक्लियर पेलोड्स को कैरी कर सकता है। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आप इमेजिन करो। ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एशिया से यूरोप में मारना हो मार देगा। ठीक है। इसकी रेंज वगैरह यहाँ पर इस तरीके से सेट की जा सकती है। समझ गए? तो इतनी खतरनाक दोस्तों यहाँ पर इस तरीके की डिज़ाइनिंग है। बाकी इसके वर्किंग की बात करेंगे तो इसको पहले यहाँ पर आसमान में छोड़ा जाता है। इसको पहले हम लेकर जाते हैं बहुत ऊपर। कैसे लेकर जाते हैं? एक कैरियर मिसाइल से।
लेकर जाने के बाद में, ऊपर ले जाने के बाद में छोड़ेंगे, तब जाके ये ऊपर से गिरेगा नीचे, तो ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को बहुत तेज़ी से इतना ज़्यादा गुना बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से कह सकते हो कभी कभी हाइपरसोनिक की स्पीड माक 27 यानी कि जो हमारी ध्वनि है उससे 27 गुना ज़्यादा यहाँ पर स्पीड बढ़ जाती है। तो आप इमेजिन करो, मतलब 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। इमेजिन करो 32,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड, इस स्पीड पे भी यहाँ पर ये ट्रैवल कर सकता है। तो ये बात यहाँ पर हो गई है हमारे किसकी, एवनगार्ड की। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी होगी। एवनगार्ड को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में। तो ये अभ्यास है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट किया जाता है, जो कि रिसेंटली किया गया। ये अभ्यास स्पेशली चल रहा है अभी। तो यहाँ पे भारत और श्रीलंका की जो आर्मी है ये दोनों मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट कर रहे हैं। पुणे में ये अभ्यास चल रहा है और इस साल का ये नवा एडिशन है, ध्यान रखना दोस्तों। अभी तक क्या होता था, केवल और केवल भारत और श्रीलंका की आर्मी यहाँ पर यह अभ्यास करती थी, लेकिन इस बार 2023 में एक स्पेशल चीज़ हुई है। स्पेशल चीज़ ये हुई है कि दोनों देशों की एयरफोर्स ने भी अब की बार पार्टिसिपेट किया है। तो मित्र शक्ति के मामले में तो ये नवा एडिशन है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि भाई यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन भी हुआ इसी अभ्यास के दौरान। और भारत की साइड से, भारत को रिप्रेजेंट किया है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने, वो यहाँ पर इंडिया की साइड से गई है इस अभ्यास को कंडक्ट करने के लिए, स्पेशली श्रीलंका के साथ में। तो इस अभ्यास को लेकर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन से देश के साथ में मित्र शक्ति अभ्यास भारत कंडक्ट करता है, तो आपको बताना है श्रीलंका। समझ गए। इस अभ्यास का स्कोप क्या है, इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में रिलेशंस, ऑब्वियस सी बात है डिफेंस रिलेशंस इंप्रूव होंगे। और उसके बाद दोनों देशों का मेन पर्पस है कि जो टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो आतंकवाद हैं उनको मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए काउंटर ऑपरेशंस चलाना, ये यहाँ पर मेन पर्पस है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर, आर्मी मार्शल आर्ट होगा, कॉम्बैट रिफ्लेक्स शूटिंग होगी, योगा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म की जाएंगी। प्लस इस अभ्यास के दौरान दोस्तों यहाँ पे ड्रोन्स होंगे, उसके बाद काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स होंगे, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होने वाली हैं, जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा अभ्यास को कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करें हम लोग लियोनिड मीटियोर शार के बारे में। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ये लियोनिड मीटियोर शार देखा पिछले कुछ समय पर। 17 और 18 नवंबर को दोस्तों यहाँ पर ये शावर ऑलरेडी दिखाई दिया जा चुका है। तो ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, अपनी पीक पर था ये। ठीक है। तो ये शावर कैसा होता है, यानी आसमान में आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखेगा। तो कहोगे ये तो डरावना लग रहा है, ये तो ऊपर से मतलब पृथ्वी पर गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, नहीं, ये ऊपर से गुजर जाएंगे। समझ गए, जो गिरेंगे भी ऊपर ही ऊपर खत्म हो जाएंगे, तो ये गिरते नहीं हैं। बस एक खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो इसी को हम मीटियोर शार बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है लियोनिड मीटियोर शार की। तो लियोनिड मीटियोर शार कैसे आता है, पहले हम ये समझते हैं। एक कॉमेट से आता है, धूमकेतु जिसको बोलते हैं दोस्तों। पता है कॉमेट ऐसा दिखता है हकीकत में। कॉमेट क्या है, एक ऐसा गोला जिसमें यहाँ पर बहुत सारा कंकड़, रेत, धूल, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। अब ये घूम रहा है बहुत तेज़ी से, और बहुत तेज़ी से घूम रहा है, तो इसके अंदर जो धूल वगैरह है वो सब इसके पूंछ की तरह घूमती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे से यहाँ पे धूल वगैरह, कंकड़ वगैरह सब कुछ इसके पूंछ की तरह घूम रहा है। तो ध्यान रखना, जो कॉमेट होता है, जो धूमकेतु होता है, इसकी एक बहुत बड़ी टेल होती है, बहुत बड़ी पूंछ होती है, जिसमें केवल धूल, मिट्टी, कंकड़, यही सब कुछ है। समझ गए। तो इसका जो डस्ट और इसका जो कूड़ा करकट है दोस्तों, ये सब इसके पीछे पीछे चलता है। और यहाँ पे जो कॉमेट है, जो धूम कॉमेट है, वो है टेम्पल टटल। तो ध्यान रखना, टेम्पल टटल, इसी कॉमेट की वजह से लियोनिड मीटियोर शार देखने को मिला। ये अक्सर यहाँ पे नवंबर के बीच वाले समय पर, यानी वही 15 से 20 नवंबर के बीच में ये दिखाई पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये बोला जा रहा है कि हर साल इस तरीके की जो ये चीज़ें हैं वो न्यूज़ में रहती हैं, हर साल यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाई पड़ता है। लेकिन होगा क्या, होगा ये जब ये पृथ्वी के पास से गुजरता है ना दोस्तों, ये पृथ्वी के पास से गुजरता है ऊपर की साइड से, तो ये कॉमेट जब गुजरता है तो कुछ इस तरीके का नज़ारा देता है। ये जो है ना, ये जो आपको इतनी सारी लाइट्स दिख रही हैं, सब इसके पीछे की धूल है, जो पूंछ की तरह इसके पीछे भाग रही है। वही सब डस्ट पार्टिकल्स, डेब्रिस वगैरह यहाँ पर उसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है। बट ये ऊपर से गुजर रहे हैं, तो हमको इस तरीके का नज़ारा दिख जाता है। दूसरी बात, अगर इसमें से कोई चीज़ यहाँ पर एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो ऊपर गिरते गिरते यहाँ पर हवा में ही खत्म हो जाती है, पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में भी खत्म हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है लियोनिड मीटियोर शार के बारे में, किसकी वजह से होता है, कॉमेट की वजह से होता है, और वो कॉमेट कौन सा है, टेम्पल टटल एक कॉमेट आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, अरे यार इनके बारे में मैं डेटा लाना भूल गया हूँ आगे। दोस्तों वो आर्टिकल हमारा थोड़ा आधा अधूरा है, तो इस वजह से यहाँ पे उस वाले आर्टिकल को हम स्किप कर रहे हैं। मतलब मैं उसमें स्लाइड नहीं लगा पाया हूँ, पता नहीं कहाँ गई वो स्लाइड, हो सकता है वो गलती से डिलीट हो गई हो। एनीवे
जो हमारा प्रीलिम्स रैपिड फायर का सेशन है उसको हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यानी कि जितने भी आपने आज आर्टिकल पढ़े हैं, अभी समझे हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ में, देखते हैं आपने कितने अच्छे से सुना है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड हैं। अच्छे से सुनना, अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना, जो भी आपका स्कोर आएगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। बेस्ट ऑफ लक। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है आर्गोलैंड के बारे में। तो आर्गोलैंड को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया की तरह यहाँ पर, मतलब कि जो ये आर्गोलैंड है, ये इंडिया की तरह यहाँ पर पहले एक गोंडवाना नाम का सुपर कॉन्टिनेंट है, उसका हिस्सा हुआ करता था। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि दोस्तों आर्गोलैंड जो है ना, इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान है कई सारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, आइलैंड्स हैं, उसको भी बनाने में। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिकल सेल डिजीज के बारे में पूछा गया है। तो सिकल सेल डिजीज को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, हाउ मैनी। ऑप्शन नंबर ए, तो सिकल सेल डिजीज क्या ये हेरिडेटरी है अपने नेचर में। दूसरा, सिकल सेल डिजीज क्या ये वाइट ब्लड सेल्स को बनने से रोक देता है। तीसरा, ये जो बीमारी है दोस्तों, इसका क्या कोई आज के समय पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। नाउ नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वास्प 107b हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक एस्टेरॉइड है जो कि कुइपर बेल्ट में पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, क्या एक सुपरनोवा है मिल्की वे का। या ऑप्शन नंबर सी, क्या ये एक एक्सोप्लैनेट है हमारे वर्गो कॉन्स्टलेशन के अंदर में। या ऑप्शन नंबर डी, ये एक जुपिटर का मून है। तो बताओ चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है, क्या है वास्प 107b। नाउ अगले क्वेश्चन में कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से बताओ कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक प्रकार का स्टैचुअरी बोर्ड है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में काम करती है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये डेवलपमेंट बोर्ड है इसका मेन काम क्या है, कोकोनट या कोकोनट से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए प्रॉपर ग्रेड्स, उनके लिए जो प्रॉपर नियम कानून है उसको फिक्स करने का काम करना। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। नाउ अगला एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक्सरसाइज मित्र शक्ति हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। तो ये जो अभ्यास है ये भारत के साथ कौन सा दूसरा देश है जिसके साथ में कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रशिया, बी भूटान, सी श्रीलंका, या फिर डी नेपाल। बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपसे लियोनिड मीटियोर शार को लेकर पूछा गया है। तो लियोनिड मीटियोर शार को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि लियोनिड मीटियोर शार कहाँ से ओरिजिनेट होता है, एक धूमकेतु है जिसका नाम है टेम्पल टटल, तो उसी का पीछे का कूड़ा डस्ट डेब्रिस है जिससे यहाँ पर ओरिजिनेट होता है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि दोस्तों यहाँ पर ये जो लियोनिड मीटियोर शार है ये ईयरली फेनोमेना है, हर साल हमको देखने को मिलता है, स्पेशली नवंबर के बीच वाले कुछ दिनों में। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। मैं लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर बताना शुरू करूंगा, आप लोग रीमैच करना, चेक करना कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था लियोनिड मीटियोर शार को लेकर बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं पहले। जहाँ पे क्वेश्चन में समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ आपको बताऊँगा। फिर यहाँ पे पूछा गया एक्सरसाइज मित्र शक्ति हाल ही में न्यूज़ में है, ये कौन से देशों के बीच में होता है। तो एक तो इंडिया तो हो गया, दूसरा यहाँ पे श्रीलंका, इन दोनों देशों के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। अब दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड को लेकर बताओ 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। पहला, क्या ये स्टैचुरी बॉडी है, सही बात है, ये स्टैचुरी बॉडी है। दूसरा, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आता है, बिल्कुल नहीं, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में, इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, बिल्कुल इस डेवलपमेंट बोर्ड का मेन काम है कोकोनट और कोकोनट से संबंधित जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके ग्रेड्स और स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी केवल 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फिर पूछा गया वास्प 107b क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। फिर आपसे पूछा गया सिकल सेल डिजीज़ को लेकर बताओ 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला देखते हैं, क्या ये हेरिडेटरी है नेचर में, बिल्कुल सही बात है, फैमिली से ट्रांसफर होता रहता है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा,
क्या ये वाइट ब्लड सेल के फॉर्मेशन की रुकने की वजह से होता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। वाइट ब्लड सेल्स का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, सारा रोल रेड ब्लड सेल्स का है। तो रेड ब्लड सेल्स के शेप के चेंजेस की वजह से होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, क्या आज के समय पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं सिकल सेल डिजीज़ को ठीक करने के लिए। तो इस वजह से केवल एक स्टेटमेंट सही है, दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए ओनली वन इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया आर्गोलैंड को लेकर बताओ दो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे अगेन दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो अगेन कुछ पढ़ने वाली बात है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है आर्गोलैंड बिल्कुल उसी गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा है जिसमें से भारत बना है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इसी आर्गोलैंड के माध्यम से इसका एक बहुत बड़ा योगदान है कई सारे साउथ एशियन आइलैंड्स के फॉर्मेशन के पीछे का। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे डिस्कशंस। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आज के इस लेक्चर से जानने को मिला होगा। तो फाइनली क्या स्कोर आया है आपका, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।